नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण 2 दिन पहले ही अचानक संपन्न हो गया और निर्धारित समय से 2 दिन पहले ही संसद की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस दौरान कई मुद्दों पर गतिरोध बरकरार रहा। विपक्ष इस्तीफों की मांग पर अड़ा रहा और 22 अप्रैल से शुरू हुए दूसरे चरण में दोनों ही सदनों में नहीं के बराबर काम हो सका। गतिरोध की वजह से इस चरण में लोकसभा का 92 घंटे से ज्यादा का समय बर्बाद हुआ। राज्यसभा का भी 82 घंटे से ज्यादा का समय जाया हुआ। इस गतिरोध से कई महत्वपूर्ण बिल तो लटके हैं, आम जनता के लिए जो बेहद अहम हो सकते थे। लेकिन देश देशांतर में जो आज हम बात कर रहे हैं, जो सवाल है वो ये है कि क्या इससे जो काम विधायिका को भारतीय संविधान ने सौंपा है वो उसे कर पा रही है? क्या हम विधायिका या फिर लेजिस्लेचर की निगरानी में देश चला पा रहे हैं? वो कौन से लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं जिन पर संसद न चलने से समझौता हो रहा है? और वाकई क्या ये देश के लिए एक संकट की स्थिति हो सकती है? इससे पहले कि खास मेहमानों से आपको मिलवाएं, इस खास रिपोर्ट पर नजर। कोयला घोटाले की रिपोर्ट और रेल घूसकांड के चलते संसद का बजट सत्र पूरी तरह से गतिरोध की भेंट चढ़ गया और संसद अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बिल लटके पड़े हैं। इनमें खाद्य सुरक्षा बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, विसिल ब्लोअर संरक्षण बिल शामिल हैं। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सरकार का तोता कहा, जो जांच एजेंसियों की स्वायत्तता और उसके कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है और साथ ही वैधानिक व्यवस्था को चुनौती भी दे रहा है। इस दौरान लगातार सवाल उठ रहे हैं कि सीवीसी, सीएजी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों को ज्यादा ताकत और अधिकार दिए जाएं। कोयले की जांच और रेल घूसकांड की आंच ने आज ये सवाल सबके सामने ला के रख दिया है कि आज हमारा जो वैधानिक ढांचा है, क्या वो खोखला हो गया है? क्या लोकतंत्र कहे जाने वाले भारत की वैधानिक व्यवस्था कमजोर हो गई है? ये सही है कि सभी लोकतांत्रिक संस्थाओं को आज़ादी से काम करने की, अपनी जिम्मेदारी निभाने की जगह मिलनी चाहिए। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस सब के दौरान देश में विधायिका के सर्वोत्तम स्वरूप को चुनौती मिल रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मेरे साथ स्टूडियो में सभी महत्वपूर्ण पार्टियों के जो नुमाइंदे हैं वो मौजूद हैं। इसके अलावा इस सब्जेक्ट को, विषय को जानने वाले एक्सपर्ट भी मौजूद हैं। जाहिर है मुद्दा कुछ ऐसा महत्वपूर्ण है जिसमें तमाम तरह के जो व्यूज़ हैं, जो विचार हैं, वो आने महत्वपूर्ण थे। मेरे साथ फिलहाल आबिद रसूल खान हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता। हन्नान मुल्ला साहब लीडर हैं CPIM के। इसके अलावा गोविंद प्रसाद मिश्रा जी हैं, BJP के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। TSR सुब्रमण्यम फॉर्मर कैबिनेट सेक्रेटरी हैं और साथ ही विजय त्रिवेदी हैं, नेशनल एडिटर राजस्थान पत्रिका के। आप पांचों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, अगर आपसे मैं शुरुआत कर सकूं, क्योंकि अमर्त्य सेन ने अभी ये कहा है, फिलहाल बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता इस बात को, कि फूड सिक्योरिटी बिल का खासकर उन्होंने जिक्र किया कि ये एक ऐसा बिल है जिसको बिना बहस के भी अगर पास कराना पड़े तो कराया जाए। उन्होंने खासकर विपक्ष को, BJP को सीधे तौर पर जिम्मेदार बता दिया कि अगर ये पास नहीं हुआ तो इसके लिए विपक्षी पार्टी जिम्मेदार है, मेन अपोजिशन दल। आपको लगता है ये बात सही है? देखिए, सरकार के UPA सरकार जो है उसके घटक दल के एक बड़े नेता शरद पवार जी ने भी ये बात कही कि बिना बहस ये पास होना उचित नहीं होगा। शायद आपको मालूम हो, बयान आया था इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और तमाम सारी उसमें। सवाल इसका तो है कि ये सरकार 4 साल पूरा करने जा रही है और इन्होंने अपने घोषणा पत्र में ये बात कही थी, लेकिन ये 4 साल तक अभी तक रुके रहे और कुछ दिन रुके ये भ्रष्टाचार की वजह से। ऐसे लोगों से क्या बहस कराना और क्या, कितने प्रतिशत लोग मरे, कितना क्या है, ये तो एक मुद्दा है, लोग कह सकते हैं। नहीं मिश्रा जी, हम यहाँ पर सिर्फ फूड सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहे, हम ओवरऑल संसद के संचालन की बात कर रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसे लोगों के भ्रष्ट जो है, जिसको CAG को नहीं मानना है, CBI को नहीं मानना है। CBI, अब सुप्रीम कोर्ट का कल आपने पढ़ा, सुना कि किस तरीके से कि ये तो पूरे ऐसे तंत्रों को जो न्यायिक प्रक्रिया के अंदर हैं उनको भी पिंजड़े के अंदर बंद करना चाहते हैं। लेकिन मिश्रा जी, संसद को जो चलाने की जिम्मेदारी है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की नहीं, आप भी तो जनता के जरिए चुनकर आए हैं। सीटें कम या ज्यादा हो सकती हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष का फर्क हो सकता है, लेकिन जवाबदेही जनता को तो विपक्ष की भी है। नहीं, बहुत सही बात है, ये बात तो सही है कि चलनी चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं कि चलें। लेकिन सरकार जिनकी प्रमुख जिम्मेदारी है और ऐसे भ्रष्ट लोग अंदर बैठे हों जिन्होंने देश में इतने बड़े घोटाले किए हों कि धरती के नीचे कोयला बेच दिया, 2G स्पेक्ट्रम की बात हो, और चाहे
तमाम सारे ये सीबीआई को अपने क्लच में लेने का हो, ऐसे लोगों से तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो पवित्रता प्रजातंत्र की, मूल्य आधारित राजनीति हो, मूल्य आधारित चर्चा हो। ऐसे लोगों से क्या चर्चा करना। और तो इसलिए इस चर्चा को कोई महत्व नहीं था और कांग्रेस अपने जीत पे अड़ी हुई है। उनको इस्तीफा तो देना पड़ेगा, आज नहीं कल दें। देखते हैं क्या तय होता है। हन्नन मुल्ला साहब, महीनों 2G स्पेक्ट्रम में जी हमने चाहा कि कमेटी गठित हो, लेकिन गठित नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा तो इन्होंने जेपीसी गठित की। तो वो परिस्थितियां तो इनके साहब, आपकी जो पार्टी है वो कहा जाता है कि ओछी राजनीति से दूर बहुत सिद्धांतों की बात करती है, सिद्धांतों पे बहुत कुछ आपने कुर्बान भी किया है। आप फिलहाल जो हालात हैं उसको कैसे एनालाइज करते हैं? आपको लगता है वाकई कि ऐसे मुद्दे पर जहां की बात आ जाए लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी की, ऐसे में पार्टी लाइन से अलग हटकर सरकार का साथ देना बनता है? सिर्फ सरकार का साथ देना नहीं है, हमको ये व्यवस्था का साथ देना है। और हमारा देश में जो जनवादी प्रजातंत्र है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, आज हर तरह से इसको ख़त्म करने का कोशिश हो रहा है। जो सिलसिला चल रहा है ये दुर्भाग्यपूर्ण है और करोड़ों रुपया खर्चा होता है जनता का, एक एक मिनट में लाखों रुपया खर्चा होता है और घंटों से जिस तरह पार्लियामेंट को बर्बाद किया जा रहा है समय को, ये हमारा पार्टी इसको जोरदार इसको विरोध करते हैं, इसको खिलाफ है। और कभी कभी तो लगता है कि रूलिंग पार्टी और अपोजिशन पार्टी का साठगांठ है। रूलिंग पार्टी भी हल्ला करके अपना जनता के बीच में जाके तो अपोजिशन पार्टी, मुख्य पार्टी कोई जगह बना नहीं पा रहा है, तो इसलिए पार्लियामेंट में हल्ला करके अपना छवि उठाओ। और कांग्रेस भी चाहता है आलोचना ना हो, चर्चा ना हो, तो हमारा जो कुकर्म है जनता का नजर में ना आएगा। कभी कभी लगता है दोनों साठगांठ करके ये पार्लियामेंट व्यवस्था को बर्बाद करना चाहता है। हम इसको घोर विरोध करता है। हम चाहता है पार्लियामेंट चले और जनता का आवाज उठाने का मौका मिले। बिल्कुल। आबिद रसूल साहब, ये बताइए कि आपकी पार्टी चूंकि सत्ता में है तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है। जो सियासत है, राजनीति है, विपक्ष को भी करनी है। और अगर जिस तरह से उन्होंने कहा कि अगर मुद्दों को इस तरह जाने दिया या जिस तरह से नेशनल रिसोर्सेज की लूट जिसे कह रही है विपक्षी पार्टियां, अगर वो उन्होंने होने दिया सिर्फ इस बात पर कि लेजिस्लेचर की सुप्रीमेसी बनी रहे, तो क्या ये उम्मीद करना ठीक है विपक्ष से? पहले तो मैं आपसे ये बताना चाहूँगा कि जो पार्लियामेंट है, राज्यसभा और लोकसभा, हमारे देश के और मुल्क के एक शोकेस से, जहाँ हर रीजन से और हर जाति के, हर रिलीजन के लोग चुने जाते हैं। लाखों की तादाद में वोट होती है। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेटिव आकर वो जो उम्मीद रहती है जनता की, उम्मीद के लिए लड़ने की, उनको मैंडेट दिया जाता है कि भाई आप हमारे जो भी मसले हैं आप पार्लियामेंट तक ले जाइए। तो जब हमारे मुल्क की ये जो शोकेस है जिससे हम मुल्क का नाम ऊपर ला सकते हैं, वो घटते जा रहा है। आपसे 1950 में देखिए आप, पार्लियामेंट 150 दिन चलती थी, उसके बाद कुछ कम होते होते आज तो ये हाल हो गया है कि कुछ घंटों में गिने जा रहा है, 80 आवर्स, 70 आवर्स। तो यहाँ पे मैं एक बात, मेरे जो भाई बीजेपी के बताए हैं, कुछ मुद्दे ऐसे थे जिसकी तरफ से हमको करना था, तो मैं एक सवाल सीधा ये पूछना चाहता हूँ, क्या ये डिबेट नहीं हो सकता है? क्या पार्लियामेंट में इस इशू पे बात नहीं हो सकती है? या जो बात आप पार्लियामेंट में करते वो जब मीडिया में नहीं आएगा क्या? जबकि आपके पास राज्यसभा टीवी है, लोकसभा टीवी है और आपके बाइट पूरे नेशनल चैनल्स पे जाते हैं। तो जो भी मुद्दा आप उठाएंगे, चाहे वो अपोजिशन उठाओ या कांग्रेस उठाओ, तो उनको जज करने के लिए तो जनता ही जज करेगी। तो ये सब उन तक पहुँच रहा है। ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट में छुप जाएगा इसलिए हमको रोड पर आना है, आके प्रदर्शन करना है। अच्छा, दूसरी बात ये भी बड़ी अहम है कि भाई पूरी पार्टी पार्लियामेंट में नहीं है। पार्लियामेंट में सिर्फ 500 नुमाइंदे हैं और लाखों आपके तादाद में वर्कर्स हैं जो आपके बाहर प्रदर्शन कर सकते हैं और जो पार्लियामेंट में चुने गए हैं पार्लियामेंट में डिबेट कर सकते हैं। मकसद तो डिबेट का है, लॉ बनाने का है, लॉ को चलाना है। तो ये जो है बिल्कुल ये दुर्भाग्य स्थिति है जहाँ पे पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जा रहा है। जिम्मेदारी सबसे बड़ी सत्ता पक्ष की ये बनती है क्योंकि जनता ने उनको चुनकर भेजा है, सरकार बनाने का मौका उनको दिया है। मैं कोई पार्टी से हटके बात कर रहा हूँ, एक भारत का नागरिक रहते हुए बात कर रहा हूँ कि हर भारत के आदमी की आज उम्मीद है कि पार्लियामेंट में हमारे मसले दूर हल हों। जैसा कि माइनॉरिटीज़ के लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बिल सालों से पड़ी है, सचार कमेटी रिपोर्ट आज सालों से इंप्लीमेंट नहीं हो रही है। यही बताया जा रहा है कि भाई मुद्दा पार्लियामेंट चली नहीं इसलिए आपकी बिल आई नहीं। तो ये जो जिसकी आशा है जो लोगों का नुकसान वो करना है। दूसरा आपको एक छोटी सी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, आपकी तरफ दूसरे मेहमानों को बहस में शामिल करना चाहती हूँ। सुब्रमण्यम जी, ये बताइए कि जिस तरह से खुद आबिद रसूल साहब भी जिक्र कर रहे थे, अगर मैं देखूँ कि 1950 में जो है 127 दिन लोकसभा चली थी और राज्यसभा 93 दिन, और 2011 तक की स्थिति आते आते 73 दिन हो गए थे दोनों हाउसेज
क्लॉजेस के लिए। तो साफ तौर पर देखा जाए तो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से जो दूसरी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं या फिर देखा जाए जो दूसरे यानी लोकतंत्र के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका ज्यादा दखल देना वो कामों में जो दरअसल लेजिस्लेचर का काम होना था, आपको क्या लगता है कि ये लेजिस्लेचर का फेलियर है कि दूसरी तरफ से हमें चाहे ऑडिट का एक्टिविज्म नजर आ रहा हो या जुडिशियल एक्टिविज्म नजर आ रहा हो, ये लेजिस्लेचर का फेलियर है क्या? काफ़ी फेलियर तो है। मेरे विचार में जुडिशरी लेजिस्लेचर अपनी गरिमा को काफ़ी खो दिया है पब्लिक की नज़र में, और उसकी जिम्मेदारी लेजिस्लेचर का है। इधर उधर हाथ अंगुली उठाना मेरे विचार में मुनासिब नहीं होगा। और दूसरा, लेजिस्लेचर का इफेक्टिवनेस, क्या लॉस लाते हैं और कितने जल्दी से लाते हैं उसमें है। ये नहीं है कि कितने दिन चला, वो कोई मजदूरी नहीं कर रहे हैं वो पर आवर पेमेंट में, वो कितना इफेक्टिव है। तो आज की तारीख में अब 3-4 काम है उसमें। क्वेश्चन आवर है, क्वेश्चन आवर में एक क्वेश्चन पिछले 50 साल में कोई जवाब नहीं आया। आरटीआई में पिछले 5 साल में उससे 15 गुना जवाब आ चुका है आरटीआई से, नंबर 1। नंबर 2, डिबेट कह रहे हैं, रोज टेलीविजन में डिबेट होता है, पब्लिक को सब मुद्दा मालूम है और कोई लेजिस्लेचर को नहीं सुनता है। मुझे आप मुझे बताइए कि लेजिस्लेटिव डिबेट केवल इलेक्शन में कौन जीतता है, कौन, जैसे क्रिकेट मैच में कौन जीतता कौन हारता वही देखता है। सेकंड पॉइंट, आप बार बार कह रहे हैं कि लेजिस्लेचर सबसे इंपॉर्टेंट बॉडी है। हाँ, इंपॉर्टेंट बॉडी तो है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की सब संस्था बराबर है। ये नहीं है कि सीएजी कॉन्स्टिट्यूशन संस्था है, लेजिस्लेचर जुडिशरी संस्था है, सब बराबर है। एक किस्म की ये कहेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन का काम वो कहेंगे वो है जुडिशरी, लॉ बनाने का काम। 2 साल पहले 15 लॉस बने, नहीं 3 मिनट में 15 लॉस पास हुए हैं। क्या उनको कौन रोकता है? इसलिए कि काफी गरिमा कम हो गया, तो उसकी लोगों को विश्वास कम हो गया है। मेरा आखिर बात, अब बुरा न माने, मान लीजिए पिछले 50 साल में लेजिस्लेचर हर साल केवल 2 दिन के लिए काम करे, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, जितना बिल हो मेजॉरिटी वॉइस वोट पास करें, क्या देश को कोई नुकसान होता है क्या? तो लेजिस्लेचर अब आईना में देखना पड़ेगा कि उनकी गरिमा गिर गई तो क्यों गिर गई। बिल्कुल। लेकिन सुब्रमण्यम जी, आपने कहा कि जरूर जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं वो महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो भी महत्वपूर्ण है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में किसी तरह का कोई कॉन्ट्रडिक्शन तो नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकल अगर एस्पेक्ट हम देखें तो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। देखिए, आपको कॉन्स्टिट्यूशन में संस्थाएं बने हैं, सीएजी बना है, पिछले 50 साल में इफेक्टिव नहीं रहा, जो रोल उनको करना चाहिए था नहीं किया, लेकिन पिछले 5 साल से वो अपना कर रहा है। वैसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर 50 साल से गवर्नमेंट के गुलाम रहे। कॉन्स्टिट्यूशन की रोल उनको जो दिया गया है, सेशन ने आके करना शुरू किया, उनकी गरिमा आया। हर एक संस्था अपनी परफॉर्मेंस से गरिमा मिलता है, केवल ये कह के मैं सबसे बड़ा हूं, मैं प्रतिनिधि हूं करके नहीं होता है। क्या करके दिखा दिया हमारा लेजिस्लेचर ने, तो इसलिए और किसी को ब्लेम करने की जरूरत ही है नहीं। ये बिल्कुल ये उन्हीं की जिम्मेदारी है। कहने की बात है कि हम सबसे बड़े हैं, हाँ। आप काम करके दिखाना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, यही इसी के लिए हमने यहाँ ये बहस बुलाई है, इसी के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हमने बुलाए हैं कि वाकई क्या जो लेजिस्लेचर है, जो विधायिका है, वो अपने काम से बच रही है, वो अपने काम से झिझक रही है, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। इसलिए जो दूसरे अंग हैं डेमोक्रेसी के या कॉन्स्टिट्यूशन के, वो आकर उसके काम में दखल दे रहे हैं। विजय त्रिवेदी, हालांकि सुब्रमण्यम जी ये कह रहे हैं कि वाकई दोनों में अलग अलग जो पावर का जो हम देखा जाए जो डिस्ट्रीब्यूशन है, जो बंटवारा है, वो अलग अलग जरूर है, लेकिन वी द पीपल जो है, जो लोगों की ताकत है, वो तो हमारे सांसदों में है, वो हमारी संसद में है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके काम में दखल हो रहा है बाहर से। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? मैं समझता हूं जो आप बात कर रहे हैं, जो सवाल कर रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारी जो वी द पीपल है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान ने जो सबसे बड़ी ताकत दी, जो सुब्रमण्यम साहब कह रहे हैं वो बात ठीक है कि हमारे लोकतंत्र के सभी लोग जो जमहूरियत में चारों हिस्से बराबर के हैं, लेकिन संसद के पास सबसे बड़ी ताकत है और उस ताकत को हमने खुद ने खोया। हमारे जो सांसद हैं, हमारे जो नुमाइंदे हैं, वो उस ताकत को खो रहे हैं और लगातार खोते जा रहे हैं। जो बात बार बार गरिमा की सुब्रमण्यम साहब कर रहे हैं, तो संसद की गरिमा, संसद की प्रतिष्ठा को किसने खोया?
खोया है, हमारे सांसदों ने खोया है। यदि अभी पिछले जो हमारा जो सेशन खत्म हुआ उसका भी जिक्र करें तो 700 सवाल जो रखे गए थे उसमें से सिर्फ 38 सवाल संसद में आए हैं, लोकसभा में आए हैं, जिनका जवाब सरकार ने दिया है। तो ये जिम्मेदारी किसकी थी? जो 50 कानून इस दौरान बनाए जाने थे उन कानूनों पर कोई काम नहीं हुआ, ये जिम्मेदारी किसकी थी? संसद नहीं चली और 90 घंटे काम नहीं हुआ इस सेकंड उस टर्म में भी, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो ये जो सारी जिम्मेदारी हैं ये सांसद अपनी ताकत खुद खोते जा रहे हैं और हमेशा गरिमा और प्रतिष्ठा उन लोगों की बनी रहती है जो परफॉर्म करते हैं, जो ताकत दिखाते हैं। जब संसद काम करती है, मुझे याद आता है कि सोमनाथ चटर्जी जब लोकसभा अध्यक्ष होते थे तो वो बार बार लेजिस्लेचर के और जुडिशरी की लड़ाई की बात करते थे और उसमें सुप्रीमेसी की बात करते थे, तो हमेशा संसद वहां पर जीता करती थी। आज सांसदों की परवाह हम लोग नहीं कर रहे हैं। सारे जो देश के जो लोग हैं वो भी उनके बात को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात है कि जो सांसद संसद को नहीं चलने दे रहे हैं जिन मुद्दों पर, वो शाम को टेलीविजन चैनल पर जाकर उन्हीं पर बहस करते हैं। तो इसका मतलब उन्हें बहस करने पर ऐतराज नहीं है, तो टीवी चैनल की बजाय वो संसद में बहस करे। और जो सरकार है उसे जवाब देना चाहिए कि उन्होंने जो संसद को चलाने की जिम्मेदारी जिस पर है, उन्होंने 2 दिन पहले क्यों स्थगित कर दिया? क्या वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से डरकर, क्या वो मंत्रियों का इस्तीफा नहीं देना चाहती थी? इसलिए सरकार ने संसद की कार्रवाई को 2 दिन पहले साइनेडाइज कर दिया गया। लेकिन विजय त्रिवेदी, आपने कहा है कि जो बात बहस संसद में नहीं होती, बाद में टीवी चैनल्स पर शाम में हम देखते हैं, प्राइम टाइम में डिबेट्स होती हैं, लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आम जनता के मद्देनजर ये मुद्दे किस तरह से अहमियत रखते हैं? हम जानते हैं कि सब कुछ जो होता है ये वोट पॉलिटिक्स के लिए होता है, कि आम जनता ये समझे कि सबसे ज्यादा हितैषी जो विपक्षी दल हैं वो हैं उनके लिए, या फिर सत्ता पक्ष ये दिखाना चाहता है कि हम हितैषी हैं। जब इस तरह की बहस नहीं होती है, जब बिल पास नहीं होते हैं, जब आम जनता का नुकसान होता है, तो क्या आम आदमी की समझ इसको नहीं समझ पाती? नहीं, आम आदमी इसको समझ रहा है। ये बात मुझे लगता है सांसद नहीं समझ पा रहे, हमारे जो नुमाइंदे वो नहीं समझ पा रहे कि जनता समझ रही है कि आप जो है जिस जिम्मेदारी के लिए आपको भेजा गया है, जो जिम्मेदारी आपको निभानी चाहिए थी, वो जिम्मेदारी आप नहीं निभा रहे हैं। और जो बिल हैं वो सिर्फ वोट पॉलिटिक्स नहीं है। फूड सिक्योरिटी बिल जो है वो देश के जो करोड़ों जो लोग हैं, करीब करीब 40 करोड़ जो लोग हैं बीपीएल वाले लोग, उनके लिए महत्वपूर्ण है। 60 करोड़ लोगों के लिए ये बिल लेकर आया जा रहा है। 1 लाख करोड़ रुपए की योजना है जिसको काम में लाना था। भ्रष्टाचार को लेकर इतना हंगामा पूरी संसद में होता रहा पूरे सेशन में, लेकिन लोकपाल बिल को लेकर हम चर्चा नहीं करना चाहते। यूपीए सरकार 10 साल करीब करीब होने को आ गए, 9 साल पूरे कर लिए हैं, जिसकी चेयरपर्सन सोनिया जी हैं। वो सरकार 2 बार की टर्म पूरी करने के बाद भी महिला आरक्षण बिल को पास नहीं करवा पाई है। महिला आरक्षण बिल पर कोई काम नहीं हो पाया, विशल ब्लोअर बिल को लेकर बात नहीं हो पाई है, माइनॉरिटी प्रोटेक्शन के बिल को लेकर कोई बात नहीं हुई है, कम्युनल वायलेंस पर एक बिल महत्वपूर्ण बिल था जिसको आना था, उस पर कोई चर्चा नहीं हो पाई है। और ये सब जनता देख रही है। ये मत समझिए इसको कि आपको जनता नहीं देख रही है। ये सांसदों को समझने की जरूरत है, हमारे नुमाइंदों को समझने की जरूरत है कि जनता आपके कामकाज को देख रही है, उसको इवेल्युएट कर रही है, और जब उसे मौका मिलेगा तो वो उसका हिसाब जवाब देगी। और खाली शोर शराबे को ही जरूरी नहीं है कि जनता सबसे ज्यादा नंबर इस बात को दे दे और आपको सबसे बड़ा हितैषी मान ले। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द आते हैं। देश देशांतर में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि भारतीय लोकतंत्र में विधायिका की जो निगरानी का जो विचार था, क्या वो धीरे धीरे कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वो नाकाम होता नजर आ रहा है, या हम सियासतदानों से भी बातचीत कर रहे हैं और उस विषय के जानकारों से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम देखें तो फिलहाल पहली लोकसभा में 72 बिल पास हुए थे और 15वीं लोकसभा में 40 बिल का ही नंबर आ पाया है। 2004 में सिर्फ इतना ज्यादा शोर शराबा हुआ, गतिरोध इतना हुआ कि 18 बिल ही सिर्फ पास हो सके। मैं आपकी तरफ आना चाहती हूँ गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, ये बताइए कि जब आप बात करते हैं गतिरोध का, हम जिक्र करते हैं, तो जनता के बीच किस तरह का मैसेज जाएगा? अब आप फिर से लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, आप फिर से अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वापस जाएंगे, क्या जनता की जवाबदेही सिर्फ सत्ता पक्ष की है? नहीं, ये तो सम्मिलित जिम्मेदारी है, सत्ता पक्ष और विपक्ष की भी है। और अगर आप ये 15वीं लोकसभा है, इसके पहले 14 लोकसभाएं गठित हो चुकी हैं, अगर उनका आप अनुभव करें तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे इस देश के, जीप कांड हुआ था ये रक्षा मंत्रालय में, तत्काल मंत्री ने इस्तीफा दिया था। उसने ये नहीं कहा कि कोर्ट मुझे करे और सीबीआई, क्योंकि वो मूल्य आधारित राजनीति उस समय थी। धीरे धीरे गिरावट आई और आज ये 15वीं लोकसभा ऐसी लोकसभा है और ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री और मंत्री हैं जिनके ऊपर खुला आरोप है और इतने बड़े घोटाले कभी नहीं हुए, जिसके कारण हम कानून बनाना और ऐसे लुटेरों के साथ बैठ के हम क्या करें। और जो जिद्दी भी हैं, क्योंकि
जहाँ न्याय है, हम अगर न्यायविद हैं, हमें विश्वास है कि हम इसमें नहीं हैं, तो कल इस्तीफा देके। लेकिन आपको इस बात का दुख नहीं है कि जनता के बीच जो आम पॉलिटिशियन है, जो संसद है, उसकी गरिमा कहीं ना कहीं इससे गिर रही है? निश्चित रूप से बहुत सही बात अभी जो हमारे पत्रकार साथी कह रहे थे कि आज दूसरे इंस्टीट्यूशन क्यों मजबूत हो रहे हैं। कहीं न कहीं हमारी कमजोरी, हम राजनीति में काम करने वाले लोग भ्रष्टाचार से अकंटक डूब रहे हैं, तो वो न्यायपालिका हमको कह रही है, हमें सीएजी दबाव दे रही है, हमें सीबीआई, तो ये यही मुद्दे तो हैं, कहीं न कहीं इनका निराकरण होना चाहिए। कि क्या ऐसा नहीं लगता कभी कभी कि ये देश जो है संसद नहीं बल्कि अदालतें चला रही हैं, देश सीवीसी चला रहा है, सीएजी चला रहा है? ऐसा लगता है कि इन तमाम जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी आम जनता के बीच कहीं ज्यादा है बजाय इसके जिसकी हम बात कर रहे हैं, पवित्रता की बात कर रहे हैं, हम अपनी संसद की बात कर रहे हैं। एकदम ये बात सही है, क्योंकि मैं भी पार्लियामेंट में 7वां पार्लियामेंट में 14वां पार्लियामेंट, 30 साल मैं भी पार्लियामेंट में था और मैं देखा गिरावट। 80 साल में जब आया था, जिस तरह बहस होता था, जिस तरह पार्लियामेंट चलता था, हजारों लोग जिस तरह आके पार्लियामेंट देखता था, पूरा देश में उसको प्रचार होता था इशूज को, और जिस तरह डिबेट हर कानून को हर पहलू पर, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एक्ट सारा दिन और सारा 3 दिन इंदिरा गांधी खुद बैठी थी प्रधानमंत्री, हम अपोजिशन में बैठ के 3 दिन लगातार बहस करके वो कानून पर चर्चा किया था। मगर आज 3 मिनट में 15 कानून पास करना, ये भी एक समझ हो गया, कोई भी जवाबदारी नहीं है। कोई भी सरकार गलत किया या सही किया, वहाँ पार्लियामेंट के अंदर खड़ा होके स्वीकार करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो ये जो चल रहा है, ये हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए घातक है और इससे बचाना बहुत ही जरूरी है, कि संसद को हम नहीं बचाएंगे तो हमारा देश तो का हम जो कैसे बचेंगे? जनवादी हम कैसे बचेंगे? इसलिए दूसरे पिछले 10 साल से आप सत्ता में हैं और सबसे ज्यादा लगभग 10 साल से जिम्मेदारी जो है वो आपकी सबसे ज्यादा बनती है कांग्रेस पार्टी की, यूपीए सरकार की। पिछले दिनों में हमने देखा है अदालतों ने जुडिशियल एक्टिविज्म इस तरह का नजर आ रहा है, अगर उसे इनाम दिया जाए कि अर्बन प्लानिंग से लेकर और सिविल लिबर्टीज तक के मुद्दे जो हैं वो अदालतें तय कर रही हैं। काम संसद का था, अदालतें कर रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये नाकामी सरकारों की है। क्या आप मानते हैं कांग्रेस पार्टी इसके लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है? इसमें कांग्रेस पार्टी बोलकर नहीं है, यहाँ पे ये मसला ये है कि जो PILs हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस, ये आजकल लोग जब सांसद में कोई उनका मसला सॉल्व नहीं हो रहा है, उनके कोई सवाल उठा रहे नहीं, तो कोर्ट की तरफ पलट रहे हैं और कोर्ट उस पर अपना जो भी फैसला दे रही है, वो फैसले से एक जो लेजिस्लेटिव पावर है वो आज बहुत कम हो जा रहा है। और जैसा हमारे मुल्ला जी बता रहे हैं सीनियर, कि भाई जो एथिक्स हैं पार्लियामेंट के, जैसा कि पहले होता था डिबेट, उसके बाद वॉकआउट, अब वॉक इन हो रहा है। वॉकआउट के बजाय वेल में चले आ रहे हैं, जिसमें स्पीकर को मजबूरी पे आपको साइन डाई या एडजर्न कर देना पड़ रहा है। लेकिन सुनवाई संसद में नहीं हो रही है तो अदालत में लोग जा रहे हैं। तो तय बता रहा हूँ ना मैं, संसद अगर पूरे तरीके से चलने लगी तो हजारों मसले यहाँ सॉल्व हो सकते हैं। जैसा अभी आप बता रहे थे कि फर्स्ट पार्लियामेंट जो थी 72 बिल्स पास हुए और अभी कुछ 40 या 38 बिल्स पास हुए हैं, जबकि अब हजारों मसले बढ़ चुके हैं, हजारों इश्यूज बढ़ चुके हैं, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुका है, मुल्क बड़ा हो चुका है और मुल्क में कई तरीके की आवाज़ उठ रही है। आज जो गरीब लोग हैं उनके राइट्स उनको समझ में आ रहे हैं कि भाई हमारे राइट्स ये हैं। आप वीकर सेक्शन को लीजिए, माइनॉरिटीज़ को लीजिए, आप SC STs को लीजिए, वो सब अपने राइट्स मांग रहे हैं, क्योंकि उतना अवेकनिंग आ चुकी है मुल्क में ये। तो ये अवेकनिंग के बाद जब राइट्स मांग रहे हैं तो एक मसला बनता जरूर, और अधिकार लेने अदालत जा रहे हैं लोग, अदालत जा रहे हैं। तो यही पार्लियामेंट में अगर डिबेट होकर बिल्स पास होते हैं तो अदालत जाने की कोई जरूरत नहीं है, लॉ बन जाता है, एग्जीक्यूटिव इफेक्ट करती है। एक छोटा सा आपको उदाहरण देता हूँ मैं, अमूल का एक ऐड था जिसमें एक क्लास में जाके मॉक पार्लियामेंट करने जब टीचर बच्चों को उठाती है तो पूरे बेंचेस तोड़ देते। तो ये हमारे नए यूथ को ये मैसेज जारी है, ये मैसेज ये NDTV के डिबेट में जहाँ पे 20 इयर्स और 22 इयर्स के बच्चे डिबेट में थे, वहाँ पे बीजेपी के और कांग्रेस के मैं भी था, नुमाइंदे थे, तो वो बच्चे पूरे यूनाइटेड आवाज में पूछे आप लोग पार्लियामेंट चलाएंगे या नहीं चलाएंगे। हम सबको आंसर देना पड़ा हम चलाएंगे, मगर फिर उसके दूसरे दिन फिर एडजर्न हुआ। तो इस तरीके से जो मैसेज दे रहे हैं बिल्कुल गलत मैसेज। विजय त्रिवेदी, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आबिद रसूल साहब ने उठाया है कि PIL के जरिए आम जनता जो है अपने सवालों के जवाब संसद नहीं जा रही है, अदालतों में ढूंढ रही है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि एक तरह का ये संकट है, एक तरह का संवैधानिक संकट है कि जो चीजें एड्रेस होनी चाहिए थी पार्लियामेंट में वो जा रही हैं अदालत में, जो पावर्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग, उनका घालमेल दिख रहा है?
बिल्कुल, यही सबसे बड़ी परेशानी है और उसी से हमारी जो पूरी व्यवस्था है वो चरमरा रही है। उसमें जो क्राइसिस जो पैदा हुआ वो इसी वजह से हुआ है कि जिन संगठनों को, जिन संस्थाओं को हमने जो जिम्मेदारी दी वो हम पूरा नहीं कर रहे। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो हमने अपना मालिक माना, जिन्हें नुमाइंदा बनाया संसद को, वही अपनी जो जिम्मेदारी है पूरी नहीं कर रहे हैं। और वो जो गंगोत्री में जो व्यवस्था में गड़बड़ी आई है उससे पूरी गंगा जो है वो खराब होती जा रही है। जब सांसद ठीक से काम करेंगे, संसद ठीक से काम करेगी, सरकार हमारी ठीक से काम करेगी, तो जो दूसरी हमारी इंस्टीट्यूशन है ब्यूरोक्रेसी का, वो भी ठीक से काम करेगी। जब उनको लगता है ब्यूरोक्रेसी में जो अफसरशाही जो मौजूद है उसको लगता है कि जो उनके मालिकान हैं, जो हमारे राजनीतिक नुमाइंदे हैं, जो हमारे मंत्री लोग हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, तो इसलिए ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है। और ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती है तो फाइनली जनता को नुकसान होता है और जनता का कोई काम नहीं हो पाता। इसलिए वो PIL कर रही हैं। आप PIL को और अदालतों को निशाना मत बनाइए। अदालतें खुद बुला बुलाकर काम नहीं करवा रही हैं कि आप हमारे पास आइए और कोर्ट में शिकायत दर्ज कराइए। जब जनता चक्कर लगा लगाकर सांसदों के और मंत्रियों के काम नहीं हो पाते, तब वो लोग अदालतों में जाते हैं और अदालतों में PIL दाखिल की जाती है और उन सब मामलों पर हो रहा है। कल आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से CBI को फटकार पड़ी है वो दिखा रहा है कि क्या काम हो रहा है। और वो केवल ब्यूरोक्रेसी पर फटकार नहीं है, वो थी हमारे जो कानून मंत्री हैं, हमारी जो सरकार है उसके बर्ताव को लेकर। CBI तो उस पर निशाना बनी है क्योंकि वो मालिकों से डरती है अपनी, जैसे सुब्रमण्यम साहब समय थोड़ा सा कम है, मैं सुब्रमण्यम जी की तरफ जाना चाहती हूँ। सुब्रमण्यम जी, ये बताइए कि विजय त्रिवेदी ने एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठाया है कि इस वक्त जो ब्यूरोक्रेसी है, चूंकि लेजिस्लेचर अपना काम ठीक से नहीं कर रही है, एक कंफ्यूजन की पूरी स्थिति है पूरे देश में, तो कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है वो भी नर्वस है, उसमें भी आत्मविश्वास नहीं है। आपको लगता है कि सीधे तौर पर देश के कामकाज पर असर पड़ रहा है? अभी तो लेजिस्लेचर की बात आमतौर पर हो रही है, उसमें मेरा विचार ये है कि देखिए, ये तो क्रेडिबिलिटी की बात है। 2 साल पहले लोकपाल के बारे में यूनानिमस रेजोल्यूशन हुआ है और उसके बाद 2 साल बाद भी ताकत वाली लोकपाल को हम लाएंगे करके सभी सर्वसम्मति से पार्टी भी हुआ है और लोकपाल अभी तक नहीं आए। कोई अभी अंदाज नहीं है कि अगले 50 साल में आएंगे नहीं आएंगे। तो लोगों को बहुत विश्वास नहीं है लेजिस्लेटर्स में, वो कुछ कहते हैं कुछ करते हैं। तो इसलिए देखिए, अगर लोकपाल अगर होता तो अगर आपको अश्विनी कुमार साहब और बंसल साहब ने कुछ ना कुछ फैसला दे देते इस तरफ उस तरफ, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप जुडिशरी को मत ब्लेम कीजिए एग्जीक्यूटिव का, एक्सेसिस का और लेजिस्लेचर का नाकाम करने का। बिल्कुल, समय मेरे पास थोड़ा सा कम है। आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो जगह खाली की जा रही है लेजिस्लेचर के जरिए, जुडिशरी सिर्फ उसको भर रही है, आम जनता के लिए कम से कम कोई तो ऐसा दरवाजा है जो खुला हुआ है, जो जहां वो जाकर अपनी फरियाद सुना सकती है। मिश्रा जी, ये बताइए कि फिलहाल जिस तरह से CAG का हम जिक्र करें या CVC की हम बात करें, इनके अधिकार हम जानते हैं कि इनको फेयरली, स्वच्छ तरीके से, स्वस्थ तरीके से काम करने का हक है, लेकिन ऐसा ना हो कि कहीं इनको हम इतना बड़ा बना दें कि हम लेजिस्लेचर इनके आगे बोना पड़ने लगे। अगर फिलहाल हो सकता है विपक्षी दलों को ये सूट कर रहा हो, लेकिन कल को अगर अच्छे दिन आए और आप अगर सत्ता में आए तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान हो सकता है। नहीं, कानून तो हम ही लोगों ने बनाया है, उनको जो ताकत दी है तो लोकसभा ने दी, उसके बाहर वो कैसे जा सकते हैं? वो तो उसके बाहर नहीं जा रहे हैं, जो उनको करना चाहिए उसको हमारी सरकारें रोक रही हैं। वो कहीं उससे बाहर कहाँ जा रहे हैं? कोई ऐसे मुद्दे आते हैं तो हम बहस करेंगे, वो रिपोर्ट तो राष्ट्रपति को देंगे, लोकसभा में ही आएगी, उसको हम बहस करेंगे, उसको हम एग्जामिन करेंगे। लोकसभा में समितियां बनी हुई हैं और तो वो समितियों के पास जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम वो जो रिपोर्ट देते हैं उन पे हम चर्चा करते हैं, समितियां उनको परीक्षण करती हैं, एविडेंस लेती हैं, वो तो एक रिपोर्टर का काम करती हैं। कोई ऐसा नहीं है हम तो भ्रष्टाचार के कारण दबे हुए हैं। बिल्कुल, आखिरी सलूशन क्या है? आपको क्या लगता है कि वाकई सभी पार्टियों को ये कंसीडर करना चाहिए? हमारा ये कहना है, सब पार्टी को कुछ बात मुद्दे पर सहमति होना चाहिए। डिफरेंस तो रहेगा, जो डिफरेंस है डिफरेंस के बाहर बहस चलेगा, लड़ाई चलेगा, मगर कुछ मुख्य मुद्दा जो बेसिक प्रिंसिपल जैसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है, ऐसा देश चलाने के लिए भी कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है, वो बेसिक प्रिंसिपल्स में पॉलिटिकल पार्टीज को सहमति करना चाहिए कि हम पार्लियामेंट में बहस करेंगे, रोकेंगे नहीं, बात करेंगे, यहाँ फैसला करेंगे और इसको लागू करने के लिए कोशिश करेंगे। इस तरह कोई एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जरूरी है और ये देश के पार्लियामेंट को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन ब दिन ये बिगड़ रहा है और समय कम नहीं। एक अच्छी जो है हमने स्पीचेस, भाषण जो है इसी संसद में हमने देखे हैं, ऐसे ऐसे भाषण जो शायद दुनिया के स्कॉलर नहीं दे पाएंगे, वो हमारे सांसदों ने दिए हैं। आखिरी बात आपसे। जी देखिए, इसमें जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को जो इंडिपेंडेंट बनाने की जो मांग हो रही है,
मैं इस पर यह बताना चाहता हूँ कि लेजिस्लेटिव से इंडिपेंडेंट कोई एजेंसी जो बनती है वो देश के लिए नुकसानदेह हो जाती और इसका सबसे सीधा उदाहरण पोटा है जिससे हज़ारों लोगों का नुकसान हुआ है। तो मैं यहाँ एक ही चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि आप संसद में बहस करके ऐसे रूल्स बनाइए जिसमें इफेक्टिव एजेंसीज काम करें और आप ऐसे ऑफिसर्स के ऊपर रूल्स बनाइए कि वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाए तो उसके लिए आंसरेबल हों। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आबिद रसूल साहब, हन्नान मुल्ला जी, TSR सुब्रमण्यम जी, विजय त्रिवेदी जी और साथ ही मिश्रा जी, गोविंद प्रसाद मिश्रा जी, पांचों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर इस लोकतंत्र की रक्षा किसको करनी है? हमने शुरुआत में ही कहा कि वी द पीपल, यानी वो लोग जो कि इस आम जनता के जरिए, भारत की जनता के जरिए चुने गए हैं, हमारे सांसद, संसद जिसकी पवित्रता लगातार बनी रहनी चाहिए। और साफ तौर पर यहाँ कोई क्लैश जिस तरह का नजर आ रहा है कि लेजिस्लेचर या फिर डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बीच में कोई क्लैश साफ तौर पर नहीं है। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।